तैयार हो जाइए बाजार के भरपूर एक्शन के लिए, क्योंकि आज है नतीजे के लिहाज से बेहद खास दिन और लगातार 6 दिनों की तेजी के बाद आज फिर से दुनिया भर के बाजारों से है बेहतरीन संकेत। मजबूत शुरुआत के बाद कैसी रहेगी रेंज, किन शेयरों में रहेगा एक्शन, इस पर होगा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। दमदार एक्शन ग्लोबल बाजारों में, भारतीय बाजारों में, और ये रिकॉर्ड रन है दोबारा एक्शन में आ गया सर। एब्सोल्युटली दीप, और अब बेहतरीन एक्शन होता दिख रहा है। उम्मीद से कहीं बेहतर अमेरिकी बाजार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये पहले देख लिया आज के बड़े ट्रिगर्स जिनके दम पर हम करेंगे आज ट्रेड। फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाया है अमेरिकी बाजारों ने, और इस बार डाउ पर भी बनाया है। नेस्डेक तो बना ही रहा है, S&P बना ही रहा है, लेकिन कल देर रात डाउ ने भी उम्मीद से कहीं बेहतर तेजी की। 90 अंक ऊपर थे हमारे बाजार बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स के मुकाबले में 200 अंकों से ज्यादा की तेजी बनी है। BPCL ने शानदार नतीजे पेश किए और 16 रुपए का एक स्पेशल डिविडेंड भी आता हुआ दिखा है। ये स्टॉक के लिए आज बड़े ट्रिगर का काम करेगा। वहीं टाटा स्टील और अदानी पोर्ट्स आज अपने नतीजे पेश करेंगे। वायदा कारोबार की 5 कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट आएंगे। MSCI की रीबैलेंसिंग का आज है दिन। भारतीय एयरटेल का वजन MSCI इंडेक्स में बढ़ने के पूरे आसार। बिल्कुल सर, तो हर तरह से पॉजिटिव क्यूज आ रहे हैं सर। कुछ भी हम देख रहे हैं कि इस रैली को रोकने के या कहीं से भी ऐसे कोई संकेत नहीं आ रहे हैं जहां से चिंता बढ़े। कल आपने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सर करी थी जब हम दोपहर के शो की बात करें, तो मॉर्निंग में भी मेंशन किया था। जो नवंबर के बाद हमने एक्शन आते हुए देखा है, एक बार फिर से वैसे ही आसार बाजार में आ रहे हैं जनवरी के थोड़े कंसोलिडेशन के बाद। इस पॉइंट को थोड़ा समझाएं सर कि कौन से मेट्रिक्स को आप ट्रैक कर रहे हैं जो आपको ये कॉन्फिडेंस देख रहे हैं कि एक बार फिर से वो नवंबर वाला एक्शन वापस आ रहा है। दीप, 2 चीजें हैं। एक, नवंबर के महीने में क्या हुआ था? नवंबर के महीने में 2 बड़ी चीजें हुई थी। एक तो ये कि ग्लोबल मार्केट्स मजबूत थे और उसके साथ साथ फ्लोज स्ट्रॉन्ग आते हुए दिख रहे थे, और दूसरी तरफ भारतीय बाजारों में भी पूरा जोश आपको साथ साथ में आता दिख रहा था। इनफैक्ट नवंबर के महीने में अगर आप देखें तो हमेशा आपको एक ट्रेंड नजर आता था कि भारतीय बाजार पहले बढ़ते थे और उसके बाद देर रात अमेरिकी बाजारों में आपको उस तरह का एक्शन दिख रहा था। हम प्रीएम्प्ट करने की कोशिश, पहले से अनुमान लगाकर ट्रेड करने की कोशिश करते थे, और जो स्क्रीन की मजबूती थी कि कहीं कोई आपको बड़े करेक्शन के संकेत ना दिखे। और देखिए, एक टिपिकल ट्रेंड होता है कि बाजार जितना आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा ऊपर खुले, उससे ऊपर खुलने के बाद हाइज पर हाइज बनाए, जो कि आप पिछले 5 दिनों से देख रहे हैं। कोई साइजेबल करेक्शन न दे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल छोड़ दीजिए, पहले सपोर्ट लेवल से घूम जाए, बिल्कुल, और क्लोजिंग में भी वही कॉन्फिडेंस दिखाए। ये सारी चीजें आपको नवंबर में नजर आई थी। उसके कुछ संकेत आपको पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में दिख रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो बढ़ने की बाजार की तरीका है वो वैसा दिख रहा है। अच्छा, अनडाउटेडली नवंबर में फोर्स ज्यादा था, और नवंबर में लगातार कई दिनों तक 230 फैक्टर काम करता था कि 2:30 बजे के बाद उल्टा मजबूती। एक और आमतौर पर ये होता है कि 2:30 बजे के बाद आप कल के अंदाज लगाते हैं कि आज क्लोजिंग के बाद कल के लिए पोजीशन रखें ना रखें, कम करें, और स्पेशली जब आप मुनाफे में हो तो आप हमेशा बुक करना चाहते हैं, जो आ रहा है ले लो ना, रात की रिस्क क्यों रखनी। लेकिन उसके विपरीत नवंबर के महीने में बाजार रोज नए हाइस पर बंद होते हैं। इस बार फर्क सिर्फ इतना ही है, वो 230 फैक्टर अभी तक उतना मजबूती से काम नहीं, खराब नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हमेशा डे हाई पर बंद हो रहे हैं, लेकिन फिर भी काफी हद तक इस एक छोटे फैक्टर को छोड़ दें तो मजबूती जबरदस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बहुत बेहतरीन तेजी के साथ बाजार बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे नवंबर के मुकाबले में अभी एक चीज जो पसंद आ रही है वो ये कि बढ़ने की स्पीड मुझे धीमे चाहिए। मैं नहीं चाहता कि रोज ही बहुत जोर से बढ़े। उससे क्या होता है, जब आप बहुत स्पीड से बढ़ते हैं तो आपके लिए गिरने और करेक्शन के चांसेस भी उसी तरह के शार्प करेक्शन के हो जाते हैं, वो हमें नहीं चाहिए। तो आप धीमे धीमे बढ़िए, आराम से करेक्शन इंट्राडे में दे दीजिए। 50, 75, 100 पॉइंट जो आना आ जाए। पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स, पहले सपोर्ट लेवल से निफ्टी घूम जाए, या ज्यादा से ज्यादा पहले इंपॉर्टेंट लेवल से घूम जाए और आपको वापस क्लोजिंग बढ़िया दे। तो वो जो आपको सेटअप चाहिए वो सेटअप आपको फिर से पिछले 5-7 दिनों से मिल रहा है। तो ये तो अच्छी बात है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इससे बढ़िया बाजार क्या हो सकते हैं दीप, और मेरे ख्याल से बजट के बाद का अब तक का इतिहास का सबसे बढ़िया हफ्ता रहा है, सबसे बढ़िया 6 ट्रेडिंग सेशन रहे कि बजट के दिन को मिलाकर जब बाजार इस तरह से तेजी दिखाया, अब तक तो कभी हुआ नहीं। तो अनडाउटेडली बजट ने जो कुछ किया और जिस तरह की कंपनियों के नतीजे हैं
और तीसरा जिस तरह के ग्लोबल मार्केट से, चौथा जो एफआईएस फ्लो है, ये चार चीजें मिलकर चौका लगा रही है। तो चौका से याद आया, आज जीतना भी है। हाँ आज 381 बनाने हैं, बिल्कुल। तो बिल्कुल करेंगे चेस सर, करेंगे, करने भी चाहिए। तो चेन्नई वाले जोर लगाए और बाकी पूरे हिंदुस्तान वाले तो साथ में ही हैं। देखते हैं चेपक स्टेडियम में क्या कुछ होता है, मजा आएगा। चलिए सर, अब तो ये रिकॉर्ड रन की प्रक्रिया बरकरार है और हम रोज इस पर डिस्कस करते हैं, पर एक और मार्केट है या एक और एसेट क्लास है जहां पर नए रिकॉर्ड्स कल आते हुए दिखे और काफी तेजी से रिकॉर्ड्स आए हैं। बिटकॉइन $43,000 के पार पहली बार गया है और अब तो मस्क साहब कह रहे हैं, उन्होंने एक तो टेस्ला ने $1.5 बिलियन के बिटकॉइन खरीदे और कह रहे हैं कि फ्यूचर में हम एज अ पेमेंट इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो फाइनली वो एक्सेप्टेंस अब इससे और बढ़ते हुए दिखेगा बिटकॉइन का। एब्सोल्युटली, इसमें कोई डाउट नहीं। और मुझे तो लगता है कि उनके बोलने के बाद सिर्फ $2-3 हज़ार ही बढ़ा है, ये कम बढ़ा है इनफैक्ट, मतलब उनके लेने के बाद। अच्छा, पैसा साइजेबल डाला है, 1.5 बिलियन छोटा अमाउंट नहीं है। लेकिन कल मैंने ट्वीट भी किया था उस पर, और इसमें दो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं दीप के। हालांकि हमारे यहाँ अभी तक बिटकॉइन को लीगल करेंसी माना नहीं गया है, क्या फ्रेमवर्क होगा, कैसे होगा, आई एम श्योर आरबीआई शायद अपनी ही एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने पर भी विचार करे कि हमारे देश की अपनी एक क्रिप्टो करेंसी हो। लेकिन अल्टीमेटली ये पूरा जो है खेल वो टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो सकती है कि कुछ ना दिखे वो भी एक करेंसी है। करेक्ट। ये बदला हुआ जमाना है। हम कभी सोच भी नहीं सकते। एक जमाना था कि जब सिक्कों से नोट में लोग कन्वर्ट हुए जी, तो ये लगता होगा सिक्के तो पता है कि हाथ में खनकते हैं, आप रख सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। नोट का क्या है, कागज का क्या है, गल जाएगा, फट जाएगा, जल जाएगा। लेकिन वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला वक्त रहा होगा कि सिक्कों से लोग नोट में कन्वर्ट हुए, और अब नोट से हम फिर डिजिटल लेन देन में आए, तो ऐसा लगा अरे ऐसा कैसे, उसको हमने एक्सेप्ट किया। लेकिन डिजिटल लेन देन के बाद, डिजिटल बैंकिंग के बाद अब डिजिटल करेंसी, अब ये सच्चाई बन चुकी है। और अगर टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी, एलोन मस्क जैसे बड़े आदमी $1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में करते हैं और ये कहते हैं कि हम इसे एक्सेप्ट करेंगे, ये एक बड़ा रिकग्निशन है बिटकॉइन के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं। और बिटकॉइन में जो आग लगी है, आई डोंट नो, पता नहीं, समझ के बाहर की चीज़ें हैं, लेकिन वाकई में अब इस पर मुझे लगता है कि कई देश की सरकारें, इंक्लूडिंग हमारी सरकार, और जो इस पर विचार भी करेगी और एक्सेप्टेंस लेवल ग्लोबली इसका बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर कट है, एलोन मस्क आप डिस्ट्रप्शन के लिए जाने जाते हैं। आई डोंट नो, अब उन्होंने मतलब ही इज शॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ कि अब और पैसा कहाँ लगाएं, बट अगर वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लगाते तो अच्छी अलग बात थी, अच्छी बात थी, बट उन्होंने कंपनी का पैसा लगाया। आई डोंट नो, अमेरिकी मार्केट्स ने रिएक्ट नहीं किया, स्टॉक तो ऊपर गया था। हाँ, मतलब होना ये चाहिए कि आप, बट $1.5 बिलियन शायद टेस्ला के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। नहीं तो अगर हिंदुस्तान के कोई कॉर्पोरेट ने इस तरह से पैसा लगाया होता तो लोग उसे धो देते 10,000 भाई आपको इसलिए थोड़ी पैसा दिया कि आप जाके बिटकॉइन में पैसा लगाए, आप तो खेल रहे हो। लेकिन अमेरिका ये ऐसा ही है, मार्केट भी वैसा है, कॉर्पोरेट भी वैसे हैं, रिएक्शन भी वैसा ही है, समझ के बाहर वाली चीज़ें। हिंदुस्तान में अगर कोई प्रमोटर अगर ऐसा कर दे तो सब लोग मिलकर बैंड बजा दे उसकी कि भाई आपको तो कंपनी चलाने के लिए पैसा दिया हुआ है, आपसे नहीं संभल रहा तो डिविडेंड दे दो, बायबैक कर लो, ये बिटकॉइन में जाके कहाँ फंसे हो। तो ठीक है, एंजॉय इट। एलोन मस्क साहब है वो अपनी धुन में रहने वाले आदमी। वैसे अभी नेगेटिव कैश फ्लो वाली कंपनी है इनकी, इनकी पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं है, फिर भी डाल रहे हैं। मतलब फिर भी मार्केट उन्हें पनिश नहीं कर रहा, सब चलता है अमेरिका में। इस साल तो बल्कि मार्केट ने रिवॉर्ड ही कई बार ये छोटे टर्म साहब ही लगते हैं, इलॉन मस्क हो सकता है सर। मतलब उनके हाव भाव, अंदाज, काम तरीके, और ट्विटर, ट्रम्प साहब के ट्विटर के बाद अब सबसे पावरफुल इनका है। हाँ, अब इन्हीं का ट्विटर है एक्चुअली, और वो समर्थक भी हैं बड़े उनके, तो वो लगता है गुण काफी मिलते हैं। चलिए देखते हैं कभी प्रेसिडेंट के लिए रन करेंगे या नहीं, पर डेफिनेटली बाजारों में बढ़िया एक्शन है और लगभग सभी एसेट क्लासेस आपको पार्टिसिपेट कर रही हैं सर। तो फिर आज के संकेत समझते हैं, एक और बड़ा दिन निकल कर आ रहा है जहां तक नतीजों का सवाल है सर, एक्शन भी पॉजिटिव ही दिखा है ग्लोबली, तो बताएं आज की रीडिंग क्या कह रही है? संकेतों में पिछले 4 दिनों में कोई बदलाव नहीं, माफ कीजिएगा दीप, पिछले 4-5 दिनों में सेम है वही संकेत, ग्लोबल पॉजिटिव, एफआईएस पॉजिटिव, डीआईज नेगेटिव, ये वो सब सेंटीमेंट, ट्रेंड, एफएनओ, कोई बदलाव नहीं है। रेंज बता दूं, 15,000 15,050 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। इसके नीचे वैसे तो जाएंगे नहीं, संभावना कम है, लेकिन फिर भी एक और रेंज 14,900 14,925 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, स्ट्रॉन्ग बाय जोन।
बाकी 15,000 15,050 ही दिन के लिए अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और उसके नीचे जाने की संभावनाएं कम है और स्पेशली गैप से खुल जाएंगे। तो ऊपर में 15,200 15,250 आज की एक रेंज है जहां पर जाकर थोड़ा सा रुकेंगे। 15,250 15,300 350 प्रॉफिट बुकिंग, जो बेसिकली ऊपर के न लेवल हैं दीप, न बहुत डेटा है, तो दोनों ही चीज़ नहीं है, इसलिए कहना मुश्किल है कि ऊपर में आप कहाँ जाकर क्या करें रुकेंगे। बट अंदाज से मैंने इसीलिए दिया कि 15,200 15,250 ऊपर की आपकी आज की रेंज हो सकती है और 15,300 350, क्योंकि अगर आप 200 पॉइंट बढ़ जाएं तो फिर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वैसा है। बैंक निफ्टी 35,650 35,850, ये ज़्यादा क्लैरिटी वाले लेवल्स हैं, यहाँ पर आज दिन के लिए सपोर्ट जोन है। इसके नीचे जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर जाता है और ये लेवल आता है, ये रेंज गौर से देखिएगा, बैंक निफ्टी की जो बड़ी रेंज है 35,350 35,550, ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। यहाँ पे आएगा तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अच्छा, हाँ आएगा नहीं, मुश्किल है, चांस कम है, क्योंकि कल बैंक निफ्टी ने ताकत फिर से दिखाई है। कम से कम उतने गिरे नहीं जितने गिर सकते थे। एग्जैक्टली। तो कल उस हिसाब से 35,350 35,550 आना नहीं चाहिए, लेकिन ये बहुत मजबूत सपोर्ट जोन है, बहुत मजबूत सपोर्ट जोन है, तो ये यहाँ पर खरीदारी की रेंज है। ऊपर में 36,450 36,600 ये हाई रेंज है। 36,615 का हमने हाई बनाया। फ्रेश अब नया जो तेजी बनेगा वो 36,600 के पार निकल कर टिके, नया हाई बनाया तब। अदरवाइज इस रेंज में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर तो वहाँ एक शॉर्ट का मौका देख सकते हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कोशिश कर सकते हैं। हाँ करना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं। देखिए कहीं तो आप ट्रेड दोनों लेंगे ना, ऐसा थोड़ी कि एक तरफा ही चलेगा बाजार। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा, वहाँ से आपको 100 200 300 पॉइंट जो आपके नसीब में जो मिल जाए वो ले लीजिए, खत्म बात। तो ऊपर में ये रेंज है जहाँ पर रुकावट है, और इसलिए आज एक ही रेंज दी है मैंने। 36,600 के ऊपर तो फिर सीधा 37,000 कोई है नहीं बीच में वैसा। तो कल वो जो एक रेंज लेने का प्रोसेस था वो सक्सेसफुल दिख रहा है थोड़ा। हाँ कल तो दिखाया, बाद देखते क्या होता है। वही बात क्योंकि अच्छी बात दीप है कि इस रैली की रफ्तार ठीक है जी, अनाप शनाप नहीं है। मतलब होता है कि बीच में 2-3 दिन आप हजार पॉइंट बढ़ गए, अब आप है ना रियलिस्टिक लेवल पर आ गए। मार्केट वो अच्छा है, और क्यों आप देखिए आज अमेरिका में मार्केट में सर्किट्स नहीं होते हैं, या होते तो बहुत लिबरल सर्किट्स हैं, हमारी तरह नहीं। क्यों? क्योंकि वो इस बात में बिलीव करते हैं कि मार्केट खुला होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, जिसको जिस भाव में ट्रेड करे, सबके अपने अपने पैसे। अब उसके फायदे भी नुकसान है, लेकिन एक चीज़ जो मैं समझता हूँ वो ये कि इस हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है कि आप मार्केट को अपने हिसाब से ट्रेड करने दें। अब मार्जिन के रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए कि कोई अनाप शनाप ट्रेड करे तो उसकी मार्जिन की रिक्वायरमेंट हो, लेकिन वो ट्रेड रेस्ट्रिक्शन अगर आप जितने लगाएंगे उतने प्राइस डिस्कवरी सही नहीं होगी। बिल्कुल। तो इन दोनों का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है, और जो पेस ऑफ मार्केट है, जिस हिसाब से मार्केट को मूव करना चाहिए, ये भी अब कंफर्टेबल आती हुई दिख रही है। तो सर उस हिसाब से अगर दिन की रेंज की बात करें तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? दिन की रेंज में 15,050 15,150 दिन की छोटी रेंज है, 15,000 15,200 दिन की मीडियम रेंज है, और 14,925 15,250 दिन की बिगर रेंज के तौर पर आप देख सकते हैं। बहुत सिंपल सी रेंज निकली है, और नीचे के लेवल तो एकदम कॉन्फिडेंटली परफेक्ट है, ऊपर के लेवल की गारंटी नहीं है क्योंकि ब्लू स्काई जोन में निफ्टी में मुझे ऊपर के लेवल्स दिख नहीं रहे, बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल साफ दिख रहे हैं, तो वहाँ दिक्कत नहीं है। 35,650 36,450 दिन की छोटी रेंज है, 35,550 36,600 दिन की मीडियम रेंज है। मोस्ट प्रोबेबली आप इसी रेंज से काम चला लेंगे, ऊपर की रेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी बड़ी रेंज की। फिर भी 35,350 36,800 ध्यान रखिएगा। नीचे की तरफ की जो रेंज दी है उसमें सपोर्ट लेवल में तीनों 35,000 वाले आंकड़े हैं, ऊपर वाले में तीनों 36,000 वाले आंकड़े, ये ध्यान में रखिएगा। ऊपर 36,450 36,600 36,800 है, 35,650 35,550 35,350 ये नीचे की रेंज है बैंक। ओके ठीक है सर, अब जरा डेटा भी समझाएं, पोजीशनिंग के हिसाब से क्या संकेत दिख रहे हैं? पीसीआर क्या कह रहा है सर? थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन एफआईएस की तरफ से इंडेक्स में बढ़कर आई है। बड़े दिनों बाद पिछले 3 सेशन के बाद एफआईएस की तरफ से इंडेक्स में खरीदारी हुई है, वो एक अच्छा संकेत है। दूसरा दीप जो है वो है कि पुट कॉल रेशियो 1.52 के आसपास से कंफर्टेबल है, 1.30 1.25 से लेके 1.60 तक के आसपास की रेंज में कोई खास दिक्कत नहीं है। 1.60-65 में ये कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। विक्स 2% बढ़ा है, ये भी ठीक है। अब जिनकी लॉन्ग पोजीशन है उन्हें स्टॉप लॉस रखना चाहिए 15,000 पर। इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी 15,000 के नीचे बंद हो तो अपनी तेजी की पोजीशन को थोड़ा कम करें, और दिन के दौरान भी
अगर 15,000 टूटे तो ही आपको सोचना है, यानी कि यहाँ से 125 पॉइंट की रिस्क, इससे ज़्यादा की 1% की भी नहीं। आमतौर पर मैं निफ्टी पर 1% का स्टॉप लॉस लेकर चलता हूँ। बैंक निफ्टी पर सिचुएशन और वॉलेटिलिटी के हिसाब से 1 से 2% का स्टॉप लॉस निकल कर आता है। इसलिए आज बैंक निफ्टी का बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉप लॉस लिया दीप जी सर। 35,850, आप बंद हुए 35,983, सिर्फ यहाँ से 125-150 पॉइंट नीचे का। अगर कल का लो टूटता है तो फिर एक बार आप बैंक निफ्टी की पोजीशन हल्की कर लें, क्योंकि उसके बाद उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये कि फिर आपको 35,550 35,650 की रेंज में ये मौका दे देगा, तो आप वापस से 300 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे में एंट्री कर लीजिए। फिर आपको वो भी क्यों छोड़ना है, तो ये स्टॉप लॉस 35,850 का रखिए, फिर आपको 35,550 35,650 की रेंज में मिल जाएगा। अगर 35,850 टूटा तो 200 से 300 पॉइंट जब वहां से नीचे मिले तब फिर से एंट्री कर लीजिए। तो वहां खरीदना है, वहां लेना है वापस, वहां लेना है। तो आपके में वो 200-300 पॉइंट बचा रहा हूं अगर हुआ तो, क्योंकि अब आप गैप से खुल रहे हैं आज, तो फिर चांस कम है। क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस नीचे रखना है 35,650 का। अंडरस्टूड सर। तो दिन के दौरान एक बार ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन क्लोजिंग 35,650 के नीचे हो तो ही आपको पोजीशन हल्की करनी है। तो दो तरह के लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के स्टॉप लॉस के लिए, ये आप ध्यान रखें। शॉर्ट पोजीशन है तो सर अब अपने हिसाब से रख लो, या तो कल का हाई क्रॉस करे 15,159 का जो था, 15,160 के ऊपर रख लो, थोड़ा और रुकना है, इंतजार करना, 15,200 रख लो। अब जो ठीक लगे, बेसिकली शॉर्ट होना तो नहीं चाहिए कायदे से, हैं तो फिर आप 15,200 का रख लीजिए। बैंक निफ्टी पर तो बहुत क्लियर कट है 36,600 दूर है 600 पॉइंट, लेकिन स्टॉप लॉस मतलब लाइफ हाई जो आपका 36,615 है वो पार करे। क्लोजिंग बेसिस पे अब मैं क्या दूं, 36,000 के ऊपर तो बंद हुआ नहीं, ज़्यादा ज़्यादा आप एक काम कर सकते हो कि 36,000 के ऊपर बंद हो तो ही शॉर्ट काट लो, वो भी एक काम कर सकते हैं। क्लोजिंग बेसिस पे अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस रखना हो तो आप इंट्राडे 36,600 कर लीजिए, क्लोजिंग 36,000 कर लीजिए, वो भी कर सकते हैं। ओके, हाँ, वो अपने ऊपर, क्योंकि अब तक की आपको हाईएस्ट क्लोजिंग कल ही मिली है जी सर, 35,983। तो अगर एक और, अच्छा इसको चेंज कर ही देते, चलो इंट्राडे बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस 36,600 और क्लोजिंग 36,000। 600 पॉइंट की रेंज है सर। हाँ, तो बढ़िया है ना। 36,000 आप बंद हुए 983, यानी यहाँ से 17-18 पॉइंट भी ऊपर बंद हो तो आप फिर बैंक निफ्टी से शॉर्ट तो निकल जाइए। तो 36,000 क्लोजिंग बेसिस पे कर लीजिए, 36,600 इंट्राडे बेसिस पे, ये आपके स्टॉप लॉस होगा। बेसिकली क्लोजिंग रिकॉर्ड और इंटरडे रिकॉर्ड ये दोनों तरफ से, हाँ बस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, वही दोनों में अगर कहीं भी हाई पर बंद होता, नए हाई नहीं तो जाने दीजिए। ठीक है सर, क्लियर हो गई ये बात। तो ध्यान रखिए, दो तरह के स्टॉप लॉसेस हैं बैंक निफ्टी के लिए। ये तो रहा जहां तक एग्जिस्टिंग पोजीशन का सवाल है। अच्छा, अब नई पोजीशन समझाएं सर, कैसे बनानी चाहिए? देखिए, दो तरीके नई पोजीशन। आइडियल सिचुएशन में आपको 15,000 15,050 की रेंज में निफ्टी खरीदना चाहिए जी, ठीक है, वो परफेक्ट रेंज है जहां एंट्री करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 14,900 का होगा, 15,100 15,150 15,200 15,250, ये 4 टारगेट हो गए। दूसरा तरीका है कि आप 15,000 के स्टॉप लॉस से खरीद लो, ठीक है, तब भी आपका 15,200 15,250 15,300 ये ऊपर के लेवल आपके हो गए। तो आप बहुत ज़्यादा गैप से अभी नहीं खुल रहे, तो देखते हैं खुलते कहाँ हैं। अगर खुल के नीचे आते तो 15,000 15,050 की रेंज में पक्का खरीदना है, वो बढ़िया एंट्री लेवल है। और 14,900 आपका स्टॉप लॉस है। वैसे आएगा नहीं, लेकिन गलती से 14,925 आ जाए तो और ऐड कीजिए, 15,050 पे लीजिए, 15,000 पे लीजिए, 14,925 आए और लीजिए, 3 टुकड़ों में लीजिए। देखिए, गिरते मजबूत बाजार में जब करेक्शन दे तो गिरते बाजार में ऐड करना है, जिससे आप कमजोर बाजार में बढ़ते बाजार में शॉर्ट ऐड करते हैं जी, वैसे गिरते बाजार में लॉन्ग ऐड करना है। वैसे गिरता ही नहीं है, अलग बात है, लेकिन हो तो तैयारी होनी चाहिए। उसके बाद ढूंढोगे, फिर सोचो अब गिरा, अब स्ट्रेटेजी, भाई योजना पहले बना लो, प्लान पहले बना लो, बाद में फिर आपको इम्प्लीमेंट ही करना है, एग्जीक्यूट ही करना है कि ये होगा तो मैं ये करूंगा। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो आपकी प्लानिंग तो है, ठीक है। अब ये हो गया आपका, जो शॉर्ट करना चाहते हैं वो 15,250 15,300 की रेंज में चांस ले लें बेचने का। 15,350 का स्टॉप लॉस होगा, 15,175 15,125 और 15,050, ये 3 टारगेट। अंडरस्टूड सर, ठीक है। बैंक निफ्टी आइडियली 35,550 35,650 की रेंज में लेना चाहिए आपको, अगर आए तो। ओके, आएगा, मुश्किल दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी के केस में मैं इतना कॉन्फिडेंटली नहीं कहता कि नहीं आएगा। आ सकता है, क्योंकि 2 दिनों में मुझे बैंक निफ्टी में वो ताकत नहीं दिख रही जो मुझे निफ्टी में दिख रही है। ये 2 दिन से मैं बार बार चार्ट दोनों साथ में क्यों दिखाता हूँ, ये निफ्टी का चार्ट देखो, ये बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी मजबूत है, लेकिन चार्ट पे इंट्राडे में वो मजबूती नहीं दिख रही, क्योंकि आप ऊपर खुल के नीचे आ रहे हैं। नीचे खुल के ऊपर आने में, जैसे कल अमेरिका में क्या हुआ, डाउन में डे हाई पे बंद होने का मजा अपने ही है, करेक्ट है ना, वो तो है, वो कॉन्फिडेंस दिखाता है, अरे
वाह, मतलब आप कल को लेके कॉन्फिडेंट है। हाँ। ओवरनाइट कॉन्फिडेंस है जी। आपका, और वही चाहिए। भले आज डाउ अब डे हाई बंद, आमतौर पर आपको एक और चीज बताता हूँ, डाउ में जिस दिन डाउ डे हाई पर बंद होता है, कई बार आपको मैक्सिमम केसेस में, हर बार तो नहीं होता, आमतौर पर डाउ फ्यूचर थोड़े हल्के हो जाते हैं जी। कि डे हाई पे बंद हो रहे हैं तो अब और कितना बढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट डे फिर से वो मजबूती दिखा देता करेक्ट है। सर। तो अब तो डाउ फ्यूचर भी नीचे से रिकवर हो गए, नहीं तो 30-40-50 पॉइंट नीचे दिख रहे थे, अब तो हल्के रहे निशान में। सो पॉइंट ये है कि बैंक निफ्टी अगर आपको इस रेंज में मिले तो लेना है, 35,550 35,650 की रेंज में, और 35,350 का आपका स्टॉप लॉस होगा, 35,850 35,975, ये दो लेवल तो पक्के परफेक्ट एकदम इस डेटा से निकल गया है। अगले दो लेवल अंदाज से 36,150 36,300, जी। अगले दो लेवल वापस परफेक्ट है, 36,450 36,600, बीच के दो लेवल ऐसे घुसाए हुए। वो जो स्टेशन आपको ऐड करना हाँ, अब क्या करेंगे सीधा, मतलब आप देखो 36,000 से 36,450 के बीच में मेरे पास लेवल है नहीं, तो इतना तो मुझे पता है कि ऐसे कोई एक तरफा अब नहीं चलेगा बैंक में। पहले की बात अलग थी, जी। पहले की बात अलग थी, एक तरफा चल रहा था। अब आपके लिए ऊपर बैरियर दिख रहा है, 36,450 36,600 की रेंज में रुकावट दिख रही जी। है, इसलिए एक तरफा नहीं चले, इसलिए दो बीच में घुसा दिए, अंडरस्टूड सर। वैसा। तो ये हो गया आपका। अब जो शॉर्ट करना चाहते हैं, एक चांस जरूर लेना चाहिए शॉर्ट करने का, हर्ज नहीं है। वो 36,450 36,600 की रेंज में आप चाहें तो बेचिए एक बार, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिए 36,700 का या 36,650 का, आपकी रिस्क पर है। अगर समझो आप 36,450 पे ही बेच रहे हैं तो 36,650 कर लीजिए, 600 पे बेच रहे हैं 700 कर लीजिए। 36,300 150 ये दो अंदाज से लेवल दिए, लेकिन दो लेवल नीचे के जो है वो परफेक्ट है, 36,000 और 35,900। अंडरस्टूड सर। ये आपने जो इंट्राडे की एक बात करी सर, वो थोड़ा एक इंटरेस्टिंग एक्शन दिख रहा था। फर्स्ट हाफ में यूजुअली बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, करेक्ट। सेकंड हाफ में वीक होता है, बट सेकंड हाफ में निफ्टी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ऐसा मतलब कोई हाँ, ये स्पेसिफिक रीजन है इसका? रीजन कुछ नहीं है, रीजन शायद ये है कि आप कहीं न कहीं निफ्टी पर कहीं न कहीं से सपोर्ट आते हुए देख लेते हैं। ये सबसे बड़ा आराम है। कभी कोई कभी महिंद्रा एंड महिंद्रा आपको सपोर्ट दे देगा, कभी एसबीआई दे देगा, आज कोई और बीपीसीएल दे दे, यू नेवर नो, मतलब कहीं न कहीं से आपको सपोर्ट आ जाएगा जी। तो वो क्लियर कट है। लेकिन एकदम से अगर आप देखें, मतलब मैं ये कहूँगा कि निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी कोई कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं, लेकिन वो मजबूती नहीं जो हमें चाहिए जी। लीडरशिप वाली जी। वो दोनों चार्ट्स में आपको सामने नजर आता है, तो बस ठीक है। ठीक है, नजर रखें उस पर। दमदार एक्शन है बाजार में। अच्छा, वायदा कारोबार की लिस्ट में फाइनली कुछ चेंजेस होते हुए देखें सर। पीएनबी बाहर है, पर फ्रेश एंट्री हुई सन टीवी की, जो आज नतीजों पर भी रिएक्ट करेगा। सेल और बीएचईएल ये दोनों बने हुए हैं बैन लिस्ट में अभी के लिए। लग रहा था कल शायद सेल बाहर आ जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। डेटा समझाएं सर, फंड्स का एक्शन क्या बता रहा है? 1877 करोड़ की खरीदारी कैश में, बढ़िया है, बढ़िया फिगर है। दूसरी बात अच्छी है कि लोकल फंड्स ने बिकवाली थोड़ी थामी है, मतलब कम की है। 505 करोड़ की बिकवाली, वो भी अच्छा है। लेकिन इससे बढ़िया दीप जो है, पिछले 2 दिनों के वायदा कारोबार के बेस्ट आंकड़े आए कल जी, बहुत बढ़िया जी। क्यों? एक तो इंडेक्स दबा दबा कर जो बेच रहे थे ये बंद किया। अब इनको समझ में आएगा कि 15,000 के ऊपर टिक रहा है, Correct. इंडेक्स बेच के फायदा नहीं, ये तो नई रेंज में जा रहा है। Correct. ये कल एफआईज को समझ में आया। तो 490 करोड़ की खरीदारी की, और उसमें इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जी, शॉर्ट कवरिंग की। शॉर्ट कवरिंग। और ये शॉर्ट पिछले 2 दिनों में ही थोड़े बहुत बने थे। करेक्ट। तो शॉर्ट कवरिंग, तो इंडेक्स को लेकर एफआईज थोड़े से पॉजिटिव हो गए, और ऐसे तो तेजी में ही है, लेकिन इंडेक्स की हेजिंग जो वो कर रहे थे कि 15,000 के ऊपर टिकेगा नहीं टिकेगा, थोड़ा बेच के रखते हैं, यहाँ पर बड़ा लेवल है ना, वो नहीं कर रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है। दूसरी बात दीप जो सबसे बढ़िया लगी, आज का बेस्ट आंकड़ा 908 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, 1800 करोड़ आप खरीद रहे हो कैश में, फिर 900 करोड़ के स्टॉक्स में, मतलब कोई तो बड़ा क्वालिटी पैसा आ रहा है मार्केट में, और ओपन इंटरेस्ट बढ़ के आ रहा है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ के आता है, इसका मतलब ये कि अल्टीमेटली ये डिलीवरी में कन्वर्ट होगा जी, एक्सपायरी के दिन एफआईज डिलीवरी उठा लेंगे, ठीक है। तो ये अच्छा दिख रहा है। तो मुझे वो कमिटमेंट वाला पैसा दिख रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक, जहां रिजल्ट आ रहे, रिजल्ट अच्छे आ रहे, वहां डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है। करेक्ट। तो ये आंकड़े पिछले 2-3 दिनों में सबसे बेस्ट आंकड़े मुझे मिले हैं ये वायदा कारोबार में, और एफआईज के तो छोटे भले ही हैं, क्वालिटी वाइज अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है। तो वो वैसा ना, आम इतना बड़ा खाओ आप, वो कौन सा राजापुरी आता है, उसका टेस्ट नहीं, हापुस छोटा सा आता है, लेकिन उसका टेस्ट अलग ही है। तो आपको बड़ा खाना है या टेस्टी खाना है, वो वाला, ये टेस्टी वाले आंकड़े समझ गया। तो एंजॉय करिए इसको बेसिकली। फिर वायदा कारोबार से क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकलेंगे?
15,000 मजबूत सपोर्ट है, 20 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है वहां पर। उससे पहले 15,100 भी मुश्किल से टूटेगा दीप। मेक और ब्रेक लेवल आपके लिए 15,000 है, आप 15,115 पर बंद हुए हैं। गैप से खुलने के बाद 15,100 पहले आपके लिए रस्साकशी वाला लेवल वो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 15,000 के पुट पर कल ही 15 लाख शेयर जुड़े हैं। ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन है किसी एक स्ट्राइक प्राइस पर। तो 15,100 को होल्ड करने की कोशिश तेजी करने वाले ट्रेडर्स करेंगे। हल्की रुकावट आपके लिए 15,200 के आसपास है, तो वो थोड़ा सा रुकेगा करेगा, बस उतना ही है। तो गैप से खुलने के बाद 15,100 आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट लेवल हो जाए, पहला सपोर्ट लेवल हो जाएगा, नॉट इंपॉर्टेंट लेवल, पहला सपोर्ट लेवल। और पहला इंपॉर्टेंट लेवल आपका 15,050 बनेगा। तो अगर आप गैप से खुलते तो 15,100, 15,115 ये वापस आता है तो वहां पर आपको खरीदना ही है जी, खरीदना ही। 15,100, 15,115, 15,050 आए तो और ऐड करना है। ये तो पहला सपोर्ट लेवल 15,100, 15,115 बनकर आएगा आपके लिए। क्लियर है सर? ये क्लियर है, ठीक है। तो बढ़िया संकेत है। बैंक निफ्टी में मैं बता दूं, बैंक निफ्टी में 36,000 पे 6 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट पोर्टफोलियो में छोटा है, तो कोई खास इससे फर्क नहीं पड़ता। 36,500 थोड़ी सी हल्की रुकावट है, लेकिन वो भी 9 लाख शेयर ही। 36,000 के आसपास अभी पोजीशन बैंक निफ्टी में कम है। 36,500 पार करेंगे तो ही शॉर्ट कवरिंग होगी 32 लाख शेयर, उससे पहले शॉर्ट कवरिंग नहीं होने वाली है। 32 लाख शेयर तब शॉर्ट हो जाएंगे। और नीचे भी सपोर्ट के तौर पर डेटा बहुत कम है। 5-7 लाख शेयरों के ओपन इंटरेस्ट में बैंक निफ्टी में आप कुछ खास मतलब नहीं निकाल सकते हैं, तो बैंक निफ्टी के डेटा कम है थोड़े से। ओके, तो बैंक निफ्टी थोड़ा कम डेटा देख रहा है, बट एक्शन भरपूर है और नए रिकॉर्ड्स की तरफ आपको निफ्टी एटलीस्ट ओपनिंग में फिर से जाते हुए दिखेगा। आइए कुछ खबरों वाले शेयर्स हैं उनके बारे में भी बता दें, और फिर रिजल्ट एक्स्ट्रा में वरिंदर बंसल भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। रिसर्च टीम हमारे साथ तैयार है, वरुण, साथ ही देवांशी और मानसी हमारे साथ स्टूडियो में है। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं आज के कुछ अहम ट्रिगर्स और पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, अहम ट्रिगर्स की बात करें तो सबसे पहले काफ़ी सारे कैश के काउंटर्स है जो अपने नतीजे घोषित करने वाले हैं। एक्सो नोबल है, फर्स्ट सोर्स, HEG, रेमंड, बर्गर किंग, VST टीलर्स, GMDC, हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज़। तो ये तमाम कंपनी जो है आपके रडार पे रहने चाहिए। MSCI का रिव्यू होने वाला है, तो वो जो लिस्ट है वो सामने आएगी, और भारतीय एयरटेल का जो रिव्यू है वो भारतीय एयरटेल जो है वो इस रिव्यू में शामिल हो सकता है, तो इस काउंटर पे आज नज़र रखिए। एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस, जो डीलिस्टिंग की बात इस कंपनी के प्रमोटर्स ने की थी, तो डीलिस्टिंग की जो बिड की डेट है वो आज से शुरू होगी और 15 फरवरी तक ये खुली रहने वाली है। एक्स डिविडेंड है IOC का, इंटरम डिविडेंड 7.5 रुपये का है, जिसकी आज एक्स डेट है, तो एडजस्टमेंट आपको देखने मिलेगा इस काउंटर में। कुछ कैश के काउंटर है जिनके नतीजे आए हैं, उसमें बाल्मर लॉरी है। यहाँ पे मार्जिन्स तो बड़े हैं क्योंकि कंपनी का एबिटा गिरा है, इसके लिए मार्जिन 18.8% से बढ़ के 30% पे आए हैं, लेकिन मुनाफे में 75% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। 32 करोड़ से घट के करीब 8 करोड़ के आसपास आया है। ग्लोबल स्पिरिट नतीजे अच्छे हैं, मार्जिन्स 10% से बढ़ के 21.4% पे आए हैं, और मुनाफा जो है 3 गुना हो चुका है, 12.2 करोड़ से बढ़ के 38.2 करोड़ पे आया है। EID पैरी, यहाँ पे कंपनी के मार्जिन्स फ्लैट रहे हैं, करीब 11.7% से गिर के 11.4%। साथ ही साथ मुनाफा जो है उसमें करीब 32% के आसपास की गिरावट आई है, 106 करोड़ के आसपास की आया है। जो इम्पैक्ट है परफॉर्मेंस में, बेसिकली FRP प्राइसेस जो है उसकी बढ़ोतरी के चलते देखने मिल रहा है। स्पार्क नतीजे कमज़ोर है, एबिटा फ्रंट पे कंपनी ने 63 करोड़ का लॉस किया, और फाइनली 67 करोड़ 68 करोड़ के आसपास का नुकसान कंपनी ने किया है। मॉन्टी कार्लो मार्जिन्स बढ़े हैं, 26.4% से बढ़ के 28.8%। मुनाफे में करीब 10% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, 79 करोड़ के आसपास की आया है। बॉम्बे डाइंग मुनाफे से घाटे में आई है ये कंपनी ने लॉस किया है करीब 83 करोड़ के आसपास का। पिछले साल प्रॉफिट इसके लिए हुआ था क्योंकि कुछ डिफर्ड टैक्स बेनिफिट्स थे। और एस्ट्राजेनेका, यहाँ मुनाफा 22% गिरा है, रेवेन्यूज़ करीब 11% के आसपास गिरे हैं। ओके, तो ढेर सारे नतीजे हैं, कुछ और खबरें और नतीजे हैं देवांशी के पास। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज देखिए यूफिक बायोसाइंस, इसके नतीजे इस बार काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे हैं। जो आय है इसमें करीब 48% तक की बढ़त होती हुई दिखे, लेकिन इसका जो मुनाफा है वो 89% तक बढ़ता हुआ दिखा है, 7 करोड़ से बढ़कर 13.5 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। कामकाजी मुनाफा दुगना हुआ है, इस बार 12 करोड़ से बढ़कर 24 करोड़ पे आता हुआ दिखा, और मार्जिन्स भी आप देखिए करीब 12.5% से बढ़कर 17% पे आते हुए दिखे। तमिलनाडु पेट्रो सिक्वेंशली नंबर्स इस बार थोड़े से बेहतर होते हुए दिखे, आय में करीब 2% तक की बढ़त होती हुई दिखे, मार्जिन हल्के से कम हुए हैं, 13% से घटकर 11.7% पे आते हुए दिखे, और साथ ही जो मुनाफा है वो भी 11% तक कमजोर होता हुआ दिखा है। जिंदल स्टेनलेस, हिसार, इसके नंबर्स इस बार अच्छे हैं। मैं आपको इससे पहले बता दूं कि मालामाल वीकली में हमने आपको ये स्टॉक बताया था कि फंडामेंटल्स अच्छे हैं, और नतीजे भी आप देखिए काफी शानदार आते हुए दिखे हैं। मुनाफा 3 गुना बढ़ता हुआ दिखा है, साथ ही इसकी जो आय है 27% तक बढ़ती हुई दिखी है, मार्जिन 9.5% से बढ़कर 12.5% पे आते हुए दिखे, और कामकाजी मुनाफे में करीब 65% का जंप इस तिमाही में आता हुआ दिखा है।
साथ ही मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है। इनका कहना है कि जो मांग है वो ऑटो, पाइप, ट्यूब, मेट्रो रेल, रेलवे वैगन से भी आती हुई दिखी है, तो आगे चल के भी अच्छे मार्जिन होने की उम्मीद लगाई जा रही है। कामत होटल्स इस बार मुनाफे से घाटे में आती हुई दिखी है। कंपनी 9.4 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है। साथ ही जो आय है वो 70% तक कम होती हुई दिखी है और मार्जिन इस बार 33% से घटकर केवल 15% पे आते हुए दिखे हैं। खराब जो नतीजे हैं वो कामत होटल की तरफ से है। रेडिंगटन इंडिया नतीजे अच्छे हैं, जो आय है 15% तक बढ़ती हुई दिखी है, मुनाफा 23% बढ़ा है, लेकिन जो कामकाजी मुनाफा है वो 42% तक इस बार बढ़ता हुआ दिखा है, तो इसके भी नतीजे थोड़े से बेहतर आते हुए दिखे, उम्मीद थी। और टीबीजी आप देखिए, जो नंबर्स हैं, जो आय है वो इस बार 3% तक कम होती हुई दिखी है, लेकिन जो गोल्ड की प्राइसेस है इसके चलते और ऑपरेशनल खर्च के चलते आप देखेंगे जो कामकाजी मुनाफा है वो 65% तक बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन यहाँ पे आप देखिए 6.5% से बढ़कर 11% पे आते हुए दिखे और जो मुनाफा है वो भी इस बार बढ़ता हुआ दिखा है 40 करोड़ पे। आखिर में जीई पावर यहाँ पे जो आय है 42% तक बढ़ती हुई दिखी है और जो मुनाफा है वो इस बार कम होता हुआ दिखा है टैक्स एक्सपेंस के चलते। मार्जिन्स 10% से घटकर 6% पे आते हुए दिखे हैं। थोड़े से मिले जुले नंबर्स जी पावर की तरफ से आते हुए दिखे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए ढेर सारे खबरों वाले स्टॉक्स, पर ब्रोकरेज एक्शन भी आज दमदार रहेगा। आइए जान लेते हैं ब्रोकरेजेस का क्या कहना है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग मानसी, बताएं आज की कौन सी रिपोर्ट्स हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। बीपीसीएल से शुरुआत करेंगे। अच्छे नतीजों के दम पर पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं, हालांकि टारगेट प्राइस जो है इंटैक्ट रखे गए हैं। जेपी मॉर्गन, मैक्वायरी, जेफरीज, मॉर्गन स्टैनली तमाम की पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं। जेफरीज पर फोकस करेंगे, इनकी खरीदारी की राय है, 500 के लक्ष्य दे रहे हैं, कामकाजी मुनाफा अनुमान से बेहतर है, अन्य आय में बढ़त से मुनाफे को काफी हद तक सहारा मिला है। FY21 EPS अनुमान 9% तक बढ़ाया गया है। वहीं मॉर्गन स्टैनली यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 480 के टारगेट्स के लिए। फ्यूल रिटेलिंग मार्जिन से नतीजों को काफी हद तक सहारा मिला है और सरकार के डाइवर्समेंट फोकस, बेहतर रिफाइनिंग मार्जिन से नतीजों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखा। टोरेंट फार्मा, यहां पर भी कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं। CLSA, क्रेडिट स्विस और गोल्डमैन सैक्स पर हम फोकस करेंगे। CLSA खरीदारी की राय दे रहे हैं 3560 के टारगेट्स के लिए। इनका मानना है कि थर्ड क्वार्टर यहां पर स्ट्रॉन्ग मार्जिन जरूर देखने को मिले और स्टेडी ग्रोथ भी देखने को मिली। साथ ही डोमेस्टिक पोजिशनिंग जो कंपनी की है वो बेहतर है। क्रेडिट स्विस अंडर परफॉर्म रेटिंग दे रहे हैं 2280 के टारगेट्स के लिए। एग्जीक्यूशन अच्छा है भारतीय कारोबार का। और साथ ही गोल्डमैन सैक्स की अगर बात करें, यहाँ पर यूएस कारोबार पर फोकस करने की यहाँ पर रिपोर्ट में राय आती हुई दिखी है। खरीदारी की राय जरूर दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्य 3400 से 3320 के यहाँ पर कर दिए गए हैं। NMDC पर जेपी मॉर्गन ओवरवेट रेटिंग दे रहे हैं 126 से टारगेट्स को 150 के इन्होंने कर दिए हैं। FY21 के लिए अनुमान जो है 42% तक बढ़ाया गया है। और डोनिमलाई माइन की अगर बात करें, यहाँ पर फिर खुलने की अनिश्चितताएं फिलहाल देखने को मिल रही है, तो इस पर एक बार नजर रखनी होगी। और साथ ही अपसाइड रिस्क डोमेस्टिक आयरन और प्राइसेस में देखने को मिल सकते हैं, जिस पर फोकस रहेगा। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर कुछ 5 रिपोर्ट्स आई हैं। जेफरीज, क्रेडिट स्विस, जेपी मॉर्गन, HSBC और गोल्डमैन सैक्स। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट अगर देखें, आउट परफॉर्म की रेटिंग ये दे रहे हैं 830 से लक्ष्य जो है 875 के इन्होंने कर दिए हैं। डबल डिजिट ग्रोथ स्थिर रही है, रिपोर्ट में ये बताया गया। और भारतीय कारोबार जो है करीब 11% तक बढ़ता हुआ दिखा है। मीडियम टर्म में आउटलुक जो है कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव है, जिसके चलते पॉजिटिव रिपोर्ट, आउट परफॉर्म की रेटिंग। सन टीवी पर काफी ब्रोकरेजेस आई हैं, तमाम ब्रोकरेजेस यहाँ पर इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखा रही है। CLSA खरीदारी की राय है, लक्ष्य बढ़ाकर 645 इन्होंने किए हैं। खास तौर से IPL रेवेन्यू से सरप्राइजिंग ट्रेंड देखने को मिले हैं। IPL रेवेन्यूज ने काफी हद तक सरप्राइज किया है और मुनाफा FY21-23 के लिए 4 से 8% तक बढ़ाया गया है। ये तो हुई CLSA की रिपोर्ट। साथ ही मैक्वायरी की अगर रिपोर्ट देखें, आउट परफॉर्म रेटिंग है, लक्ष्य 612 के बता रहे हैं। मार्केट शेयर की अगर बात करें, यहाँ पर कुछ हद तक मार्केट शेयर पर फोकस रखना होगा। लोकल मार्केट में क्या ट्रेंड है, इस पर नजर जरूर रखनी होगी। फोर्थ क्वार्टर में ग्रोथ जो है उसमें पिकअप दिखने की पूरी संभावना है, रिपोर्ट में ये बताया गया है। UBS की रिपोर्ट सन टीवी पर न्यूट्रल रेटिंग बताती हुई 505 के लक्ष्य है और खासतौर से सन नेक्स्ट पर फोकस किया गया है। रेवेन्यू ग्रोथ की अगर बात करें, आगे चलकर सन नेक्स्ट की तरफ से काफी हद तक सहारा मिलता हुआ दिखेगा। PNC इंफ्रा, एक नोमुरा की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय है, लक्ष्य उन्होंने बढ़ाए हैं 255 से लक्ष्य जो है बढ़ाकर 364 के कर दिए गए हैं। लार्ज ऑर्डर बुक है, लो लेवरेज पॉजिटिव कैटलिस्ट काफी हद तक साबित होता हुआ दिखेगा, जिसके चलते यहाँ पर पॉजिटिविटी है। डिलीवरी एग्जीक्यूशन की अगर बात करें, पॉजिटिव ट्रेंड है, वहीं स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, जिसके चलते यहाँ पर लक्ष्य भी बढ़ाए हैं, खरीदारी की राय इंटैक्ट रखी है। और अंत में SBI पर
CLSA की एक रिपोर्ट है, खरीदारी की राय बरकरार, लक्ष्य जो है 560 के बता रहे हैं। खरीदारी के साथ रिटेल सेगमेंट में क्रेडिट कॉस्ट ना के बराबर है, 80% लोन बुक से क्रेडिट साइकिल पर फोकस रहेगा। वहीं SBI की री रेटिंग जो है वो पियर्स के मुकाबले जारी रहती हुई दिख सकती है, रिपोर्ट में ये बताया गया है। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज दिखेगा आपको एक्शन। चलिए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और रहेगा पूरा नतीजों पर। वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। बाजार बंद होने के बाद आए कल ढेर सारे नतीजे, दिग्गजों के भी और कई मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों के भी, लेकिन उनमें से कुछ खास नतीजे, चाहे वो अच्छे हों चाहे खराब, उन पर करते हैं फोकस और शुरुआत करते हैं कुछ बड़े नतीजों के साथ। वरिंदर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं सबसे पहले जो बड़े रिजल्ट्स जिन पर आपकी है नजर। गुड मॉर्निंग सर। BPCL के नंबर सर अच्छे आए थे। ऑफ कोर्स अगर आप देखेंगे कि अदर इनकम उनकी मेरे ख्याल में 3 गुना बढ़ गई है, एक्सपेंसेस कम हो गए हैं, इसलिए नंबर्स आपको बहुत अच्छे दिखेंगे। खास करके एबिटा, आई थिंक जो अराउंड 10% बीट है। डिविडेंड 16 रुपए दिया है पर शेयर, जो एक अच्छी बात है। सो आई नॉट से वेरी वेरी ग्रेट नंबर्स, बट दे वर स्लाइटली बेटर देन व्हाट मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग। सन टीवी के इंटरनल्स देखेंगे आप तो सर आपको कोई ज्यादा अच्छे लगेंगे नहीं। एड रेवेन्यू, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू उतना अच्छा नहीं था जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी। बट टू बी ऑनेस्ट सर, ये 13 टाइम पे FY23 ट्रेड करता है, सस्ता स्टॉक है, 5% डिविडेंड यील्ड है, 3000 करोड़ कैश पे पड़ा है। आई थिंक आज 2-3 ब्रोकरेजेस की अपग्रेड भी आया है स्टॉक पे, ओनली बिकॉज की वैल्यूएशंस आर वेरी अट्रैक्टिव फॉर दिस स्टॉक। सो लेट्स सी हाउ मार्केट्स बिहेव। टोरेंट फार्मा के नंबर सर कोई ज्यादा अच्छे नहीं थे, और ऑनेस्टली सर ये एक फार्मा कंपनी है जिसने लास्ट 3 क्वार्टर से इसका सेल्स, एबिटा, पैट ईयर ऑन ईयर नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड पे है लास्ट 3 क्वार्टर से, तो मुझे उसके नंबर्स बहुत ज्यादा अच्छे दिखेंगे। तो ये है बड़े नतीजे जिनमें ठीक ठाक से रिजल्ट है, कोई भी एक भी बहुत तोड़फोड़ नंबर हो वैसा नहीं है। लेकिन अब आइए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जहां पर अच्छे नतीजे और वैल्यूएशन हैं सस्ते, यानी कि अभी भी आपके लिए बन सकते हैं निवेश के मौके। बताइए उस लिस्ट में कौन से स्टॉक्स रखे हैं आपने? तो क्लियरली सर NMDC के नंबर्स बहुत अच्छे आए थे। आपको हेडलाइन नंबर, सेल्स, एबिटा, प्रॉफिट बहुत अच्छा दिखेगा। एबिटा 74% ऊपर था, प्रॉफिट 55% ऊपर था। एक ही कारण था सर कि उसकी रियलाइजेशंस बहुत 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 स्ट्रांग आई थी। वॉल्यूम्स उतने अच्छे नहीं थे जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, बट रियलाइजेशंस अगर आप देखें YOY वो 30% ऊपर थी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 40% ऊपर थी। अगर आप उस कैंप में हो सर जो बोलता है कि आयरन ओर प्राइसेस बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो ये 10 टाइम पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, बहुत सस्ता स्टॉक है सर। But let's see how market behaves, because everyone knew कि आयरन ओर के प्राइसेस कितने बड़े हैं, and that is why उसका इम्पैक्ट, रियलाइजेशन का इम्पैक्ट नंबर्स में आएगा। So नंबर्स बहुत अच्छे हैं, whether the market has discounted or not, I don't know। बालाकृष्णा इंडस्ट्री सर नंबर्स तो अच्छे ही थे, बहुत अच्छे नंबर्स थे, सेल्स, एबिटा, प्रॉफिट आप किसी तरीके से देखिए। बट 2 चीजें इंपॉर्टेंट है सर, एक तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस इंक्रीज कर दी है अपनी, दूसरा सर इन्होंने नया कैपेक्स अनाउंस किया है कुछ 1900 करोड़ का, और तीसरा ऑफ कोर्स उन्होंने जो USA वाला प्रोजेक्ट था वो शेल्फ कर दिया है। सो अभी 30-32 टाइम पे ट्रेड करता है सर स्टॉक TTM, नेक्स्ट ईयर अर्निंग्स देखेंगे तो 25 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। सो बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक नहीं है। बट नंबर्स के अलावा सर आई एम वेरी सरप्राइज कि आज के टाइम में कंपनी बोल रहा है कि मैं कैपेक्स कर रहा हूँ 1900 करोड़ का, विच इज ग्रेट। बालाजी अमाइंस सर, ऑनेस्टली हम लोग हमेशा एल्काइल अमाइंस की बात करते रहते हैं। बालाजी इज लाइक छोटा भाई हो मुकेश भाई का, तो बालाजी अमाइंस के नंबर जिस तरीके से आए हैं, इट्स रियली रियली इंप्रेसिव। वॉल्यूम ग्रोथ 34% आया सर, अभी भी स्टॉक 22 टाइम पे ट्रेड करते हैं TTM PE पे, नेक्स्ट ईयर अर्निंग्स देखिए तो 20 से भी नीचे होगा। एबिटा 174% ऊपर था, प्रॉफिट 220% ऊपर था। ऑनेस्टली आई एम सरप्राइज कि इतना वॉल्यूम ग्रोथ कहां से आ रहा है। ये 34% वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ही शानदार आया इस कंपनी में। कैमलिन फाइन सर अगेन 2 टाइम बुक पे ट्रेड करता है, तो महंगा स्टॉक नहीं है। 5 करोड़ के सामने 15 करोड़ प्रॉफिट आया, 11% मार्जिन के सामने 15% मार्जिन आया, तो अच्छे नंबर आए थे कैमलिन फाइन के। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स 25 टाइम पे ट्रेड करता है ऑन TTM PE, अगेन सर इसका वॉल्यूम ग्रोथ 7% आया। तो आप सोच सकते हैं सर जो मैं बोल रहा हूँ कि 34% बालाजी माइंस का वॉल्यूम ग्रोथ जो कहां से आ गया, और गैलेक्सी का सिर्फ 7% वॉल्यूम आया है। ऑफ कोर्स उसका जो अगर आप देखेंगे एक वन ऑफ है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स में, तो उसका अगर एबिटा पर MT निकालेंगे तो 21,000 आता है, पर अगर वो X निकाल देंगे तो वो 18,500 आता है। तो आपको वो थोड़ा सा देखना चाहिए। और एक लास्ट स्टॉक है सर गांधी स्पेशल ट्यूब्स। हम लोग हमेशा JSL स्टेनलेस में बात करते रहते हैं, स्टेनलेस। आई थिंक देयर इज अ वेरी स्मॉल कंपनी इन द सेम स्पेस व्हिच इज गांधी स्पेशल ट्यूब्स।
छोटा कंपनी है, 370 करोड़ का मार्केट कैप है, बट सेल्स डबल हो गया सर, एबिटा ऑलमोस्ट 200% ऊपर है, प्रॉफिट 165% ऊपर था सर। आप सोचिए एक कमोडिटी कंपनी सर, एक कमोडिटी कंपनी जो हम बोलते हैं कि जो एक कन्वर्टर है उसका 42% मार्जिन है, 42% मार्जिन। मतलब ऑनेस्टली आई डोंट नो मैं कितने टाइम के बाद ये देख रहा हूं कि ये कन्वर्टर्स का 42% मार्जिन आ रहा है, इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। लेकिन ये सस्टेन करेगा आपको लगता है? सर दो चीजें हैं, एक है वॉल्यूम जो मैं डिमांड से प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम लोग, और एक है सप्लाई साइड जिस तरीके से प्राइसेस जा रहे हैं। आपको याद होगा कि स्टेनलेस स्टील के प्राइसेस भी बढ़ रहे थे, अभी वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी, उससे कितना कम होगा प्राइसेस। सो आई थिंक वॉल्यूम फिर भी इंडस्ट्री के लिए हेल्दी रहेगा बिकॉज डिमांड इतना पुश अप हो रहा है इंडिया में। आई थिंक प्राइसेस सॉफन हो सकते हैं, बट प्राइसिंग सॉफन कितने होंगे सर? तो ये 42% मार्जिन से नॉर्मलाइज मार्जिन आप पकड़ के चलिए कि 35% मार्जिन तक, इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग कि दे विल मेक, मेरे ख्याल में 30-35% के मार्जिन इज कुड बी अ नॉर्मलाइज मार्जिन गोइंग अहेड, बट इतना सस्टेन नहीं होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। बट देन यू हैव टू लुक एट द वॉल्यूम, की वॉल्यूम से उनको वो बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए दमदार नतीजे और साथ ही सस्ते वैल्यूएशन वाले, यानी कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक एक तरह से आप इसे कह सकते हैं। लेकिन रिजल्ट अच्छे हैं, शेयर महंगे। बताइए वीरेंद्र, वो कौन से? और साथ ही कुछ अगर कमजोर नतीजे आए तो वो भी बताएं। सर ये एक्सपेंसिव कैटेगरी वाले दो स्टॉक्स हैं, आई थिंक मार्केट आज में आगे थे वो, तो आई जस्ट नेम देम, एलजी इक्विपमेंट एंड ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज। एलजी वेरी 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 सॉलिड कंपनी, एबिटा ऑलमोस्ट डबल हो गया था, बट 90 टाइम पे ट्रेड करता है सर। एंड ब्लैक रोज था। इंपॉर्टेंटली जो मिस में मैं बोलूंगा सर, आई थिंक स्टार सीमेंट्स के नंबर उतने अच्छे नहीं थे जितने अच्छे और सीमेंट कंपनीज दे रही हैं, बिकॉज इसका एबिटा 10% नीचे आया। हालांकि कुछ एनालिस्ट बोल रहे हैं कि यार हमारा एक्सपेक्टेशन इससे भी नीचे था, सो मेरे एक्सपेक्टेशन से अच्छा ही आया। बट इफ आई हैव टू कंपेयर विद अदर सीमेंट कंपनीज, जैसे वो एनसीएल के नंबर्स आए या कुछ और मिड कैप कंपनीज के नंबर्स आए, सांगी के नंबर आए, तो उस हिसाब से उतने अच्छे नंबर्स नहीं आए थे सर। जागरण, मैं बार बार बोल रहा हूं कि मीडिया एक ऐसा सेक्टर है जो देखना चाहिए लोगों को। नंबर्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, बट आप सोचिए कि आई थिंक ये 5-6 साल के जो डाउन ट्रेंड था ना, डाउन ट्रेंड के बाद अभी थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन शुरू हो गया है। तो आपको नंबर्स देखेंगे तो सेल्स 27% नीचे दिखेगा, एबिटा 12% नीचे दिखेगा जागरण का, तो नंबर्स अच्छे नहीं है, मिस है। बट वेदर इट इज प्राइस्ड इन और नॉट, आई थिंक वो जरूरी चीज है सर। ये जागरण अभी भी 0.7 बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है, 0.7 बुक वैल्यू पे। आप सोचिए बुक वैल्यू से नीचे 30% नीचे है। सो नंबर्स अच्छे नहीं है। लेट्स सी वेदर वैल्यूएशन इतने अट्रैक्टिव हो गया, बिकॉज अभी वो साइकिल रिवर्स हो रहा है इकोनॉमी के लिए, और वो मीडिया के लिए अच्छा होगा ही होगा। बाकी सर वो आई वाज नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड बाय कंपनीज लाइक एचओसी, अबान, धर्मसी, उनके नंबर्स अच्छे नहीं आए थे। बट इफ आई हैव टू पिक आउट 2 स्टॉक्स सर, जो मेरे हिसाब से मार्केट आज के बाद में जो नंबर्स बहुत तोड़फोड़ आए, वो बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज होगा और वो गांधी स्पेशल ट्यूब्स होगा। ओके, तो ये है आपके लिए नतीजों का पूरा विश्लेषण। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर, सारा एनालिसिस हमारे दर्शकों को देने के लिए। फुल फ्लेज चल रहा है रिजल्ट सीजन। इस हफ्ते आपके लिए बहुत सारा काम है, अगले हफ्ते से थोड़ा आराम, अगले हफ्ते से भी नहीं, 15 तारीख के बाद, यानी कि मंगलवार बुधवार के बाद, मंगलवार तक तो रहेगा काम। ओके, आइए बढ़ते आगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है इस वक्त, राकेश बंसल, कुणाल सरावगी, संदीप वागले, सुमित बगड़िया, किरण यादव, हिमांशु गुप्ता और सिद्धार्थ सेदानी साहब। गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है। शुरुआत करते हैं कुछ बेहतरीन नतीजों के साथ ही, और देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो पूरे एक्शन में आज रहने वाले हैं। सबसे पहले सुमित जी, एनएमडीसी, जरा देखिए इसके चार्ट्स, बेहद दमदार रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं और स्टॉक में एक्शन भी रहा है। सिर्फ एक ही है कि लंबे समय बाद इन्होंने थोड़े आयरन ओर के प्राइसेस बढ़ाए हैं। तो दोनों तरफ के लेवल्स बताइए, ऊपर नीचे, और ट्रेड अगर तेजी का करना है तो बताइए क्या करना है। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, एनएमडीसी बहुत स्ट्रांग लग रहा है चार्ट्स के ऊपर। इस स्टॉक के अंदर बाय में रहना है। अगर कोई डिप आता है नीचे में 111, 112 तक, तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करके चलना है। ऊपर में जैसे ही स्टॉक के अंदर कल का हाई 119, 120 का लेवल निकलेगा तो स्टॉक में मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, और फिर ऊपर में 125 रुपए से लेके 130 रुपए तक के लेवल जल्दी ही आने वाले दिनों में एनएमडीसी में देखने को मिलेंगे। तो मुझे चार्ट्स बढ़िया लगता है, सेक्टर ओवरऑल बढ़िया है और नतीजे भी बढ़िया है, तो स्टॉक के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, खरीदारी करके चलने की सलाह है आपके लिए इस स्टॉक में, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आते दिख रहे हैं कई सारे स्टॉक्स हैं, उसमें से एक है कैमलिन फाइंस, जहां पर हमने इसे मालामाल वीकली में भी आपको खरीदारी करने की राय दी थी और कहा था कि इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स रहेंगे। हिमांशु जी, जरा कैमलिन फाइंस के चार्ट्स देखिए और बताइए क्या रिजल्ट्स के बाद ये तेज दौड़ लगाने को तैयार है। स्टॉक की परफॉर्मेंस रिजल्ट्स के लिहाज से बहुत जबरदस्त है। आय भले ही 9% बढ़ी हो, कामकाजी मुनाफा 60% बढ़ा है, मार्जिन्स
5% बढ़े, 11.5 से 16.5% और मुनाफा 5 गुना बढ़कर आया है। बताएं इस पर। अनिल जी, मेरा मानना है कि स्टॉक को 114-115 रुपए का एक रेजिस्टेंस इमीडिएट हर्डल है। जैसे ही स्टॉक उसके ऊपर चलना शुरू होता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर शॉर्ट स्क्वीज जिसको कहते हैं या फिर एक तेज खरीदारी बनते हुए नजर आ सकती है। और पहला इमीडिएट हर्डल 121-122 रुपए का देखने को मिल सकता है। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। 114-115 रुपए का लेवल जैसे ही स्टॉक क्रॉस करेगा, मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रैक्शन बनता हुआ नजर आएगा। पहला टारगेट 121 और उसके बाद 130 रुपए तक के भी टारगेट्स यहाँ पर शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय खरीदारी करने के लिहाज से। कैमलिन फाइंस में बेहतरीन नतीजे और यहाँ से भी और मजबूती होने की पूरी संभावना। कुणाल जी, EID पेरी आपका पसंदीदा स्टॉक और कई बार आपने रिकमेंड भी किया है, नतीजे अच्छे हैं, आय 15% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 12%, मुनाफा जरूर थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन मार्जिन स्टेबल है, तो मिले जुले नतीजे आप कह सकते हैं। बताएं इसके चार्ट्स। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी देखिए, EID पेरी का चार्ट देखें तो काफी समय से हम एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं। स्ट्रक्चर ओवरऑल काफी ठीक ठाक है, किसी तरह का कोई बदलाव स्ट्रक्चर में नहीं है। अभी भी मेरी राय खरीदने की है। मुझे लगता है कि अनिल जी एक सपोर्ट है 340 रुपए के आसपास, 340 का एक सपोर्ट है जो कि ये स्टॉक होल्ड कर रहा है पिछले कई दिनों से। मुझे लगता है कि 360 से लेकर 340 के दायरे में ही ये स्टॉक रहेगा, तो तुरंत इन स्तरों पर खरीदारी की राय नहीं है। 360 पार हो तब नई फ्रेश खरीदारी करें और जिनके पास पोजीशन है 340 का स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करें। ओके, वागले साहब, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के चार्ट्स देखिए और बताइए, बहुत ही शानदार और दमदार परफॉर्मेंस आई है। आप भी टायर स्टॉक्स लगातार रिकमेंड कर रहे हैं, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आज फिर से खरीदा जाए? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मॉर्निंग मैं अनिल जी, मैं तो बालकृष्ण भी रिकमेंड कर रहा हूँ। अपोलो और बालकृष्ण दोनों मेरे रडार पर है। मैं सिर्फ एक ही चीज कह रहा हूँ कि इसको इंट्राडे के व्यू से लिया ना जाए। मुझे लगता है मैंने 1600-1620 में बालकृष्ण रिकमेंड किया था। मेरा 1860 का टारगेट था जो प्रैक्टिकली आ गया है, 1850 का टॉप बना है। मुझे लगता है ये मूव कंटिन्यू होगी, 1920-1930 तक ये मूव जा सकती है, लेकिन फ्रेश बाय करेंगे और इंट्राडे व्यू लेंगे तो शायद नहीं चलेगा। हर करेक्शन पे नियरर 1800 ये स्टॉक लेना चाहिए। 1760 1760 का स्टॉप लॉस और अभी भी 1930 तक की अपसाइड है। ओके, बंसल जी, ग्लोबल स्प्लिट्स के चार्ट्स देखिए। ऐसे सबको पूछते पूछते आप पे ग्लोबल्स पे आ गया, मतलब इंटेंशनली ऐसा नहीं कि आपसे ग्लोबल्स पूछ रहा हूँ, ऐसे आपका नंबर और स्टॉक दोनों एक साथ में आया है। तो ग्लोबल स्प्लिट्स नंबर बहुत जोरदार आए, रिजल्ट 3 गुना हो गए, 12 करोड़ से 38 करोड़ का मुनाफा, मार्जिन बढ़ गए 10% से सीधा 21%। हर एक लिहाज से नंबर्स हैं जोरदार। बढ़ेगा शेयर? बिल्कुल अनिल जी, बढ़ेगा शेयर, क्योंकि टेक्निकली अगर आप देखें तो स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी, ब्लू स्काई जोन, खुले नीले आकाश में ट्रेड कर रहा है। और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है इस स्पेस में, 2 ही स्टॉक्स हैं जहां पर टेक्निकली काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। एक है ग्लोबल स्पिरिट और दूसरा है रेडिको केथान। तो दोनों को बाय किया जा सकता है। जिस तरीके से ग्लोबल स्पिरिट खुले नीले आकाश में ट्रेड कर रहा है, इसको भी बाय एंड होल्ड करना चाहिए। ओके, खरीदें और होल्ड करें, ये होगा आपके लिए बेहतरीन। लेकिन जो नतीजे आने वाले हैं थोड़ा उन पर भी फोकस किया जाए। हिंडाल्को, किरण जी जरा इसके चार्ट्स देखिए और बताइए आज आने वाले नतीजों के पहले कल स्टॉक मजबूत दिखा भी है, अभी भी खरीदा जाए इसे? माफ कीजिएगा, कल आने वाले हैं, सॉरी कल आएंगे, हिंडाल्को के नतीजे कल आएंगे, तो क्या नतीजों के पहले आज खरीदारी की जाए? अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। दीप मॉर्निंग। हिंडाल्को का चार्ट काफी स्ट्रांग है। पिछला स्विंग टॉप कल ही के सत्र में बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ और डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस किया है। मेरा मानना है कि इधर से बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस 267 का रहेगा और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि 300 के आसपास के लेवल्स अगले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, ये है आपके लिए राय हिंडाल्को पर। सिद्धार्थ सैदानी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी, आपका पसंदीदा शेयर बालाजी अमाइंस, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस, वॉल्यूम ग्रोथ 34% के आसपास की, मुनाफा दुगुना से ज्यादा, मार्जिन बढ़े 18-19% से सीधा 30%, मतलब हर एक पैरामीटर पे बहुत स्टेलर परफॉर्मेंस जिसको कह सकते हैं। बताइए कितना बढ़ेगा स्टॉक, क्या टारगेट रखा जाए, क्या अब भी खरीदा जाए? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मॉर्निंग सर। इसको मैं मानता हूं कि ये टॉप वाली परफॉर्मेंस है और ये टॉप वाली परफॉर्मेंस को मार्केट बिल्कुल सलामी देगी। खरीदना कहीं पे भी थोड़ा सा शांत हो जाए, डिप्स आए, वहां पे खरीदे, क्योंकि मौका जरूर मिलेगा मार्केट में। और अमाइंस का जो बिजनेस है, चाहे वो बालाजी अमाइंस हो, एल्काइल अमाइंस हो,
इस पे हम ये सेक्टर पे ही बहुत पॉजिटिव रहे क्योंकि एपीआई सेगमेंट में सबसे बड़ी सप्लाईज रहती है। ये सेगमेंट और भी अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले समय में और डेफिनेटली ये स्टॉक इन न्यूज रहेगा ये स्टॉक पूरे दिन भर। अच्छा सिद्धार्थ जी, गुफिक बायोसाइंस आपके रडार पे आप ट्रैक करते हैं या फिर मैं एक चार्ट्स पर चेक लूं? आपके रडार पे है? नतीजे 47% बढ़कर आए, रेवेन्यू कामकाजी मुनाफा 100% बढ़ा है, मार्जिन 12 से 17% और 90% मुनाफा बढ़कर आया, मतलब बहुत दमदार परफॉर्मेंस आई है इस कंपनी की। इस पर जरा अपनी राय दीजिए। देखिए अनिल जी, हम लोग क्लोजली तो ट्रैक नहीं करते हैं बट हाँ नंबर्स अच्छे हैं और मुझे लगता है कि ये जो सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है वहां पे ग्रोथ पर्सपेक्टिव इंडस्ट्री वाइज बहुत अच्छा है। ओके, तो कुणाल जी फिर आप चार्ट्स पे राय दीजिए। गुफिक बायो कितनी तेजी हो सकती है आज? अनिल जी देखिए चार्ट बहुत शानदार है, हमने कंसोलिडेशन होता हुआ देखा और मुझे लगता है अनिल जी बिल्कुल सपोर्ट के करीब शुक्रवार को कल बंदी हुई, तो मुझे लगता है कि इसमें आपको एक अपसाइड बनते हुए दिखेगा जिसमें 126 का पहला 126 का पहला रेजिस्टेंस और 135 रुपए का दूसरा रेजिस्टेंस, तो 126 135 के टारगेट के लिए गुफिक में जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने की राय। कल आपको सोमवार नहीं लग के शुक्रवार लग रहा है, उसकी कोई खास वजह कुणाल जी? अनिल जी बिल्कुल भी देखिए कल अनिल जी काफी मैं रिलैक्स था तो शायद इस वजह से मुझे ऐसी फीलिंग आई कि कल रविवार था अनिल जी। ओके चलिए बढ़िया है, आज भी रिलैक्स रहे, ये रिलैक्स वाली फीलिंग ना जाने दें, लेकिन दिन याद रखें आज का है मंगलवार, मंगलमय दिन है आप सबके लिए। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन रहने वाला है। नतीजों के लिहाज से आज आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे उन पर फोकस कर लेते हैं। टाटा स्टील, हिमांशु जी टाटा स्टील नतीजों के पहले आज क्या ट्रेड बनेगा? अनिल जी क्लियरली मेटल स्टॉक्स ने एक बहुत ही अच्छा कमबैक दिखाया है पिछले 3 से 4 दिनों में। स्टॉक कल एक इमीडिएट अपनी जो हर्डल है 700 रुपए के आसपास उसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है। मेरा मानना है कि इंटायर मेटल स्पैक और स्पेशली टाटा स्टील ये अपने ऑल टाइम हाइज के बेहद करीब हैं और मेरा ऐसा मानना है कि टाटा स्टील में कोई भी अगर ड्यूरिंग द डे कोई डिप मिलता है तो वहां पे खरीदारी करके चलना चाहिए। लेवल्स के लिहाज से 690 692 आज के लिहाज से खरीदारी का अच्छा लेवल रह सकता है। 680 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर पहला टारगेट यहाँ पर 720 से 725 रुपए का रहेगा और अगर स्टॉक उसके ऊपर भी निकलता है रिजल्ट्स के बाद तो मुझे लगता है कि 750 तक के टारगेट्स टाटा स्टील में आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा स्टील पर आए। अदानी पोर्ट एक और स्टॉक है जहां मेरे ख्याल से कल रिकमेंडेशन भी आई थी खरीदारी करने की। अदानी पोर्ट सिमी जी ने दी थी, उसके अलावा और मुझे याद नहीं है, लेकिन वागले साहब के रडार पर अदानी पोर्ट भी रहता है और अदानी एंटरप्राइजेज भी। वागले साहब अदानी पोर्ट आज नतीजे आएंगे, नतीजे के पहले क्या करें? अनिल जी स्टॉक पिछले 6 दिनों से लगभग 500 से लेकर अभी का करंट भाव है लगभग 580, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है नियरर 595 600, इसका टारगेट 600 का है, तो अगर आज उसके आसपास जाते हैं तो बाय करने का कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। लेना तो है तो 560 555 के रेंज में लेना पड़ेगा। 545 का स्टॉप लॉस, 600 का टारगेट, ये ट्रेड सेटअप है। बीपीसीएल सिद्धार्थ जी इस पर राय दीजिए। नतीजे शानदार हैं, उम्मीद से बेहतर हर एक फ्रंट पर है और साथ ही 16 रुपए का एक इंटरिम डिविडेंड भी। ये डिविडेंड अनएक्सपेक्टेड आया है 16 रुपए का, उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा डिविडेंड देगा। हालांकि ये तो है कि एक बार डाइवेस्टमेंट होने के पहले जितना कैश है वो डिविडेंड के तौर पर बांटा जाएगा, लेकिन अभी ही 16 रुपए का डिविडेंड आ चुका है। बताएं 420 पर बंद हुआ है स्टॉक। बिल्कुल बहुत बेहतरीन कंपनी, और मैं तो कहता हूं कि पीएसयू में जो आग लगी है वो बीपीसीएल से शुरुआत हुई है और बीपीसीएल ने जो ट्रिगर पॉइंट किया था डिसइन्वेस्टमेंट का उससे शुरुआत हुई है। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे कहीं पे भी आपको अगर गिरावट मिले तो जरूर इस पे आप अक्यूमुलेशन स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। बेहतरीन कंपनी, नंबर्स बेहतरीन और डिसइन्वेस्टमेंट है तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पे एक मोमेंटम जरूर बना रहेगा। ओके